हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम शेल्टर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कॉटिश आइलैंड दिखाया जाता है। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है जहां हमारा हीरो माइकल रहता है। इस आइलैंड पर उसके अलावा कोई और नहीं है, इसलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए अपने साथ एक कुत्ता भी रखता है। हफ्ते में एक बार इस आइलैंड पर एक बोट आती है। जेसी नाम की एक लड़की अपने अंकल के साथ उस बोट पर रहती है। वो अपना सामान अपनी छोटी बोट पर रखती है और आइलैंड की तरफ चल पड़ती है। जब वो आइलैंड पर पहुंचती है तो सामान उतारकर एक तरफ रख देती है। जाने से पहले वो अपने बैग से एक गिफ्ट निकालकर सामान के ऊपर रख देती है। माइकल दूर से ये सब देख रहा होता है। जेसी अपनी छोटी बोट पर वापस जाती है और अपने अंकल के पास जाती है। जब माइकल सामान लेने जाता है तो वो सामान के साथ गिफ्ट भी देखता है। गिफ्ट एक तरफ रखकर वो सामान लेकर चला जाता है। लाइट हाउस पर वापस आकर वो अपने रोज के काम पर लग जाता है। इस तरह पूरा हफ्ता बीत जाता है। अगले हफ्ते जेसी फिर से अपने अंकल और माइकल के साथ रहती है। वो माइकल के लिए चीजें लाती है। इस बार उन्हें नीचे रखने के बजाय वो उन्हें ऊपर उठा लेती है। जब माइकल ने दरवाजा खोला तो जेसी ने उससे कहा, मेरे अंकल तुम्हारे लिए कुछ सामान लाए थे और तुम उनसे मिलने भी नहीं आए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माइकल ने जवाब नहीं दिया। उसने सामान उठाया और अंदर जाने लगा। लेकिन तभी जेसी ने एक गिफ्ट निकाला और उसे देने गया। माइकल ने उससे कहा, मुझे तुमसे ये गिफ्ट नहीं चाहिए और तुम ऊपर भी मत आना। ये कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पानी का बहाव तेज हो रहा था, इसलिए उसके अंकल ने उसे वापस आने के लिए आवाज लगाई। मौसम खराब हो रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी लौटना पड़ा। जेसी तुरंत अपनी नाव में सवार हुआ और अपने अंकल की तरफ बढ़ा, लेकिन तेज बहाव की वजह से उसकी नाव पलट गई और समुद्र में गिर गई और वो डूब गया। माइकल को एहसास हुआ कि जेसी पानी में गिर गया है और वो तुरंत उसे बचाने गया। उसने जल्दी से अपनी नाव को प्लेटफॉर्म से समुद्र में उतारा। जेसी का पैर जाल में फंस गया, जिससे वो डूब गया। माइकल जल्दी से नीचे गया और जेसी को जाल से आजाद किया। वो जेसी को ऊपर खींच लेता है, लेकिन अपने अंकल को नहीं बचा पाता, जो नाव के साथ डूब गए हैं। वो जल्दी से जेसी को वापस नाव पर ले जाता है और उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही पानी निकल जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो खुद को माइकल के बिस्तर पर पाता है। वो माइकल से पूछता है कि उसके अंकल कहाँ हैं, जिस पर माइकल उसे बताता है कि वो डूब गए थे और उन्हें बचाया नहीं जा सका। जेसी कहता है, तुमने इस बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? तुम पुलिस को बता सकते थे। मेरे अंकल ने मुझे बताया कि ये टावर 10 साल से बंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा परिवार मुझे जल्द ही ढूंढ लेगा। माइकल उससे कहता है, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारे पिता लापता हैं, इसलिए तुम अपने अंकल के साथ रह रहे हो। जैसे ये जानकर हैरान रह जाता है कि माइकल का कोई परिवार नहीं है। उसे ये सब कैसे पता? माइकल उससे कहता है, तुम्हारे अंकल मेरे साथ काम करते थे। जेसी के एक पैर में चोट लगी है और वो सूज गया है। माइकल सूजन कम करने के लिए उसके पैर पर गरम सेक करता है। वो चल नहीं सकता था, इसलिए माइकल उसे बाथरूम ले जाता था। वो उसके लिए नाश्ता भी बनाता था। इस तरह वो कुछ दिनों तक जेसी का ख्याल रखता था। वो उसे दूर नहीं भेज सकता था, क्योंकि दुनिया में उसका कोई और नहीं था। दिक्कत तब हुई जब जेसी के पैर में सूजन नहीं आ रही थी। माइकल ने उसकी जांच की और पाया कि ये एक इन्फेक्शन है और इसलिए उसे दवा देना जरूरी था। हालांकि जेसी ने हॉस्पिटल जाने का सुझाव दिया, लेकिन माइकल ने ये कहते हुए मना कर दिया, मैं उसे कुछ दवा दिला दूंगा। फिर माइकल शाम होने से पहले अपनी नाव में दवा लेने निकल गया। थोड़ी देर बाद वो दुकान पर पहुंचा। पहले कैमरों को ध्यान से देखा। उसने खुद को कैमरों से छिपाया और दवा खरीदी। इस बीच हमें लंदन में व्हाइट हॉल दिखाया गया। MI6 के कुछ सदस्य मौजूद थे और एक मीटिंग चल रही थी। MI6 के हेड मैनाफोर्ट अधिकारियों से थिया पर काम जारी रखने का आग्रह कर रहे थे। थिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी व्यक्ति के फोन के कैमरे को आसानी से टैप कर सकता है, जिससे अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाता है। ये प्रोग्राम जारी रहने वाला था। इसके बाद मैनाफोर्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। मैनाफोर्ट एक बहुत टैलेंटेड एजेंट था और अब रिटायर हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग रोक देता है और मैनाफोर्ट से कहता है, तुम मेरे लिए सीक्रेटली काम करोगे, भले ही तुम एजेंसी के साथ न रहो, तुम हमारे लिए काम करते रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल एक कपड़ों की दुकान पर जाता है और जेसी के लिए एक ड्रेस खरीदता है। ड्रेस पैक करने के बाद वो बाहर आता है और गेट पर कुछ लड़कियों को खुद को वीडियो बनाते हुए देखता है। माइकल बिना जाने उनके पास से निकल जाता है। फिर हम MI6 का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहां थिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये पूरा सर्वर वही है जहां सबके फोन के कैमरे टैप किए जा रहे हैं।
जैसे ही लड़कियों के बैकग्राउंड में माइकल दिखता है, उनकी पहचान तुरंत उनके डेटा में दिख जाती है। लेकिन उनके डेटा में कुछ गलती होती है, क्योंकि माइकल का असली चेहरा उनके डेटा में नहीं दिखता है। जिस क्रिमिनल की इमेज उनके सामने आती है, जिसने एम्बेसी पर बम गिराया था, उन्हें उस समय इसका पता नहीं था। मानाफोर्ट के रिटायरमेंट के बाद रॉबर्टा MI6 की हेड बन जाती है और माइकल को पकड़ने के लिए उसके लोकेशन ट्रैक करती है। शेल फोर्स भेजी जाती है। माइकल दवा लेकर आइलैंड पर लौटता है और जेसी के पैर पर पट्टी बांधता है। वो जेसी को अपने साथ लाए कपड़े भी देता है। उस रात माइकल नाश्ता बनाता है। जब वे नाश्ता कर रहे होते हैं तो माइकल को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि स्पेशल फोर्स उनके पास आ रही है। वो जल्दी से जेसी को बाथरूम में छिपने के लिए कहता है। वो वहीं छिप जाती है और माइकल पहले से जाल बिछाकर उनका सामना करने जाता है। उसने ये इसलिए बिछाया था क्योंकि वो जानता था कि ये दिन आएगा। वो कुछ लोगों को फंसाता है, दूसरों को मारता है और उन्हें एक खाई में फेंक देता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो कई ऑफिसर्स को मार डालता है। इस बीच एक ऑफिसर लाइट हाउस के अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, माइकल का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। सेल्फ डिफेंस में ऑफिसर उसे बंदूक से गोली मार देता है। जेसी चिल्लाता है। फिर वो जाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेसी को दूर नहीं ले जा पाता क्योंकि माइकल को पता चल जाता है और वो ऑफिसर को बंदूक से गोली मार देता है। जिस ऑफिसर को उसने मारा था, उसने बॉडी कैमरा पहना हुआ था जिसमें माइकल का चेहरा दिख रहा था। फिर वो जेसी से वहीं रुकने और कुत्ते को लेने जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते को मार दिया गया है। फिर माइकल अपना पर्सनल फोन निकालता है और किसी को फोन करता है। वो उस आदमी को बताता है कि उसका रिजर्वेशन हो गया है और वो जा रहा है। ये कहकर वो फोन काट देता है। वो फोन से बैटरी निकालता है और जेसी को नाव में ले जाता है। इस बीच ऑफिस में रॉबर्टा को पता चलता है कि माइकल ने अकेले ही उसकी पूरी फोर्स को खत्म कर दिया है। वो माइकल को अरेस्ट करने के लिए अपने पास एक ऑफिसर भेजती है। सुबह होने से पहले माइकल जेसी के साथ बीच पर पहुंचता है। माइकल को खून बह रहा है, इसलिए जेसी कहती है, पहले तुम्हें इलाज करवाना होगा। माइकल जवाब देता है, ये छोटी सी बात है, मैं ठीक हूँ। फिर वे आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक कार दिखती है। माइकल को कार चाहिए, लेकिन उसके पास चाबियां नहीं है। वो जेसी से कहता है कि वो बंदूक लेकर वहीं इंतजार करे। माइकल अपनी कार की चाबियां लेने के लिए एक घर में घुस जाता है। उन्हें ढूंढते समय एक छोटा लड़का उसे देख लेता है। इससे पहले कि माइकल कुछ कर पाता, लड़के का पिता बंदूक लेकर आ जाता है। वो माइकल से चुपचाप घर से निकल जाने को कहता है। उसी समय जेसी बंदूक लेकर आता है। वो कहता है कि उसके चाचा घायल हैं और उसे उनका इलाज करवाना है। आखिर में रॉबर्टा को एहसास होता है कि वो जिसका पीछा कर रही है वो कोई और है। जिस आदमी को वे स्क्रीन पर देख रहे थे वो 10 साल पहले मर चुका है और जिसका वे पीछा कर रहे हैं वो उनका अपना है। वे MI6 में मैनफोर्ड के अंडर काम करता था जब मैनफोर्ड इंचार्ज था, लेकिन रॉबर्टा इस आदमी की असली पहचान जानना चाहती है। पता लगाने के लिए वो अपना पुराना डेटा चेक करती है, लेकिन उसे कोई फाइल नहीं मिलती क्योंकि किसी ने उन्हें डिलीट कर दिया था। उसी समय एक बच्चा 911 पर कॉल करता है। बच्चा बताता है कि एक आदमी उसकी बेटी के साथ उसके घर में घुस आया है। ये सुनकर रॉबर्टा को एहसास होता है कि ये माइकल है। फिर हमें मैनफोर्ड दिखाया जाता है। जब वो अपने घर जाता है और कंप्यूटर चालू करता है तो हमें पता चलता है कि उसने थिया के सर्वर में लॉगिन किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी उससे कहा है कि वो चुपके से उनके लिए काम करेगा। लेकिन जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पर माइकल को देखता है तो वो घबरा जाता है। उसे माइकल को पकड़ने के लिए चुने गए एजेंट का नाम पता चलता है। उसका नाम जेम्स मैनाफोर्ट है। वो उसे मैसेज भेजता है कि वो एक ब्लैक रैट है और सिर्फ वही मैसेज भेज सकता है। फिर मैनाफोर्ट माइकल के घाव पर टांके लगाता है। माइकल कार की चाबियां लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस आदमी के बेटे ने पुलिस को फोन कर दिया है। अगले ही पल माइकल को पता चलता है कि घर के बाहर पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी है, लेकिन दिक्कत पुलिस से नहीं थी, दिक्कत उस एजेंट से थी जो माइकल को मारने आया था। वो थोड़ी दूर खड़ा रहता है और स्नाइपर से पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चलाता रहता है। जब पुलिस माइकल को पकड़ने आती है तो माइकल उन्हें मार देता है, उनसे लड़ता है और सबको मारने के बाद पुलिस की गाड़ी लेकर भागने लगता है। जेम्स को भी ये पता चल जाता है। वो चला गया, इसलिए उसने अपनी गाड़ी से माइकल का पीछा किया। दोनों ने काफी देर तक पीछा किया। वो माइकल को मारने के लिए गोलियां चलाता रहा। मौका मिलते ही माइकल ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे जेम्स का एक्सीडेंट हो गया। माइकल अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, उसे बस चोट लगी थी।
फिर दिखाया गया कि रॉबर्टा मैनफोर्ड को फोन करके पूछ रही है कि ये माइकल कौन है और MI6 उसे क्यों मारना चाहता है। मैनफोर्ड उसे बताता है कि वो मेरे साथ काम करता था, लेकिन उसने MI6 को धोखा दिया और लगभग 10 साल तक छिपा रहा। हालांकि तुम्हारी सेना उसे नहीं मार सकती क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक डायनामाइट है और वो सबको खत्म कर देगा। रॉबर्टा के मन में अभी भी शक था, इसलिए वो माइकल के बारे में जानना चाहती थी। उसने अपने एक एजेंट के जरिए माइकल का पुराना डेटा बैकअप किया। तभी रॉबर्टा को पता चला कि माइकल को एक ईरानी ने बंदी बना रखा है। उसे साइंटिस्ट को मारने के लिए भेजा गया था। इस साइंटिस्ट ने MI6 को न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। हालांकि MI6 सिर्फ सबूत मिटाने के लिए इस साइंटिस्ट से छुटकारा पाना चाहता था और इसलिए उन्होंने माइकल को भेजा। माइकल ने इस साइंटिस्ट को नहीं मारा क्योंकि वो जानता था कि तीनों कहानी पूरी तरह से मासूम है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्टा के ऑफिस में एक कैमरा लगा है जिसे मैनफोर्ड उस पर नजर रख रहा है और इसी तरह उसे पता चलता है कि रॉबर्टा को माइकल के बारे में पता है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि माइकल जेसी को मदद के लिए अपने एक आदमी के पास ले जा रहा है। रास्ते में वो जेसी से कहता है कि आज रात तुम इन सब से दूर चली जाओगी और एक नई जगह पर एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करोगी। जेसी उससे कहती है कि वे यहाँ से बहुत दूर एक साथ रह सकते हैं। माइकल उससे कहता है कि वो नहीं चाहता कि जेसी उसे पसंद करे। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वे कैमरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माइकल को शायद ये नहीं पता था कि कार के डैशबोर्ड पर भी एक कैमरा लगा है, जिससे मैनफोर्ड को माइकल की लोकेशन पता चल जाती। MI6 को ये जानकारी मिलने से पहले मैनफोर्ड ने उसे डिलीट कर दिया। चूंकि मैनफोर्ड को माइकल की लोकेशन पता थी, इसलिए उसने जेम्स को उसकी लोकेशन बताई और उसे वहां जाकर माइकल को मारने के लिए कहा। माइकल अपने एक पुराने दोस्त थॉमस से मिलता है जो उसके साथ काम करता था। वो उसे बताता है कि उसकी जानकारी MI6 को लीक हो गई है और वे उसके पीछे पड़े हैं। सबसे पहले थॉमस ये पता लगाता है कि ये जानकारी कैसे लीक हुई। फाइल देखने के बाद थॉमस उसे बताता है कि उसने उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए किसी और की पहचान का इस्तेमाल किया। जिस क्रिमिनल को उसने पहचान दी थी वो सालों पहले मर चुका है। माइकल को पता चलता है कि इसके पीछे मैनफोर्ड का हाथ है और वो उसे मारना चाहता है। फिर माइकल उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक काम है। वो उसके पीछे पड़ा है और ये लड़की उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें इस लड़की को कहीं दूर ले जाना होगा। थॉमस उससे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। असल में मुझे कैंसर है और मैं यहाँ सिर्फ 1 साल से हूँ। कमरे में कुछ दवाएं भी थीं, जिन्हें देखकर माइकल को पता चलता है कि वो सच कह रहा है, लेकिन माइकल इससे बहुत दुखी होता है। माइकल कहता है, ठीक है, मुझे कमल के पास ले चलो, वो मेरी मदद करेगा। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, माइकल को एक आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि अंदर कोई है। ये कोई और नहीं बल्कि जेम्स है, जो माइकल पर बंदूक से गोली चलाना शुरू कर देता है। माइकल गोली से बचता है और फिर जेम्स पर हमला करता है। उनके बीच एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है और जेम्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे बुरी तरह पीटता है। फिर वो जेसी को ले जाता है। जेम्स फिर भी हार नहीं मानता, उसकी कार पर गोली चलाता रहता है। वे चले जाते हैं। थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के बाद थॉमस कार रोकता है और माइकल को अकेले जाने के लिए कहता है। माइकल जेसी को लंदन ले जाता है, जहां वो एक क्लब में घुसने से पहले जानबूझकर कैमरों को अपना चेहरा दिखाता है। वो गार्ड को पीटता है और अंदर जाता है, जहां उसकी मुलाकात कमल से होती है। वो पूरा क्लब चलाता है। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए वो कोई परेशानी नहीं चाहता। वो कभी माइकल का बहुत अच्छा दोस्त था। माइकल उससे कहता है कि उसे उसके लिए एक पासवर्ड लेना है और इस लड़की को यहाँ से निकालना है। थोड़ा घमंडी कमल उससे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूँगा? वो साफ मना कर देता है, जिस पर माइकल उसे बताता है कि MI6 को उसके बारे में पता चल गया है और वो उसके पीछे पड़ी है। अगर उसने अपना काम जल्दी खत्म नहीं किया तो फोर्स कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बिजनेस अटके, इसलिए मेरा काम चुपचाप और जल्दी खत्म करो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। कमल असल में कोई परेशानी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बिजनेस और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो माइकल से कहता है, ठीक है, बस 10 मिनट इंतजार करो। माइकल तब जेसी के साथ होता है। वो थोड़ी देर इंतजार करता है। जेसी उससे फिर कहता है कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, जिस पर माइकल जवाब देता है, मैं तुम्हें परेशानी से दूर रख रहा हूँ। मैनफोर्ड को कैमरे से माइकल की लोकेशन पता चल जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी सारी फोर्स उसे मारने के लिए क्लब भेज देता है। थोड़ी देर बाद कमल उसे लॉस एंजलिस से एक पासपोर्ट और कुछ पैसे देता है। वो माइकल को ये भी बताता है कि एक बोट आइसलैंड आ रही है और वे वहाँ उसका इंतजार करेंगे। वो जल्दी से लड़की को वहाँ ले जाता है।
स्पेन में उसका एक सेफ हाउस है और मैं उसे वहीं रखूंगा। तभी मैनफोर्ड की फोर्स आ जाती है। जब रोबर्टा उन्हें कैमरे पर देखती है तो उसे पता चलता है कि एक और फोर्स भी आ गई है। रोबर्टा की फोर्स रास्ते में थी और उसने अपनी फोर्स से कहा कि माइकल और लड़की को मत मारो, वो उन्हें जिंदा चाहती थी। लेकिन मैनफोर्ड उन्हें मारना चाहता था। जैसे ही माइकल जाने वाला होता है, वो फोर्स को देखता है और समझ जाता है कि उन्हें मैनफोर्ड ने भेजा है। माइकल उन्हें एक एक करके मार देता है। वो उन सभी को मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वे उसे मार देंगे। क्लब के अंदर शूटिंग से भगदड़ मच जाती है। इस समय एक ऑफिसर जेसी को उठाता है और उसे बाहर एक कार में बंद कर देता है। माइकल उनका पीछा करने के लिए बाहर आता है। ठीक उसी समय रुपर्टा की फोर्स आ जाती है। माइकल किसी भी कीमत पर जेसी को बचाने का पक्का इरादा करके उन सभी को घायल कर देता है। फिर वो उस कार की ओर भागता है जहां जेसी को रखा गया है। सभी ऑफिसर को मारने के बाद वो जेसी को सुरक्षित बचा लेता है। फिर वो एक स्कूटर लेता है और जेसी के साथ निकल जाता है। लेकिन ठीक उसी समय जेम्स आता है और माइकल को जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है। माइकल जेसी को उस जगह ले जाता है जहां बारटेंडर उनका इंतजार कर रहा है। जब वो जे को देखता है, जब सी उसे नाव पर चढ़ने के लिए कहती है तो जेसी रोने लगती है। वो माइकल से कहती है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उन्हें चले जाना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए भेज रहा हूँ। उसी समय माइकल पर गोलियां चलती हैं क्योंकि जेम्स पहले ही आ चुका होता है। जेसी जाना नहीं चाहता, लेकिन माइकल उसे धक्का देकर दूर कर देता है। जेसी उसे ले जाता है। जेम्स माइकल पर गोली चलाता रहता है, लेकिन माइकल छिपा होता है, इसलिए उसे गोली नहीं लगती। जब गोलियां बंद हो जाती हैं तो उनका आमना सामना होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान माइकल उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस बार माइकल उसे जाने नहीं देता। वो जेम्स को मार देता है ताकि वो उसके पीछे ना आए। फिर हम मैनफोर्ड को देखते हैं जो घर पर जेम्स के मैसेज का इंतजार कर रहा था। मैसेज नहीं आता, लेकिन माइकल मैसेज ले आता है। माइकल उससे कहता है, तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था। तुम्हारे जैसे लोग एजेंसी के लायक नहीं हैं। फिर वो मैनफोर्ड को मार देता है। लगभग 3 महीने बाद हम जेसी को उसकी नई जिंदगी जीते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रोबर्टा अभी भी कैमरे से जेसी को देख सकती है। असल में ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन माइकल उससे मिलने आएगा और फिर वे उसे पकड़ लेंगे। लेकिन माइकल को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हालांकि वो जेसी से मिलने आता था, उन्हें इस बारे में पता भी चल गया था, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। वो जेसी के पास आता और उसे तोहफे देता, लेकिन वो कभी उसके सामने नहीं जाता था। हालांकि तोहफों के जरिए उसे एहसास होता है कि माइकल उसके आसपास ही है। और इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।